देखिए, बहुत बार स्टूडेंट्स इस बारे में परेशान रहते हैं कि पॉलिटी के पेपर में कमिटीज की रिकमेंडेशंस कहां से लाए, राइट। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है, गवर्नमेंट ने आपका काम काफी आसान कर दिया, क्योंकि 1960s, 70s और 80s में, इसके बाद भी इनफैक्ट जब काफी ज्यादा सेंट्रलाइजेशन हुआ, जब केंद्र सरकार की ताकतें काफी ज्यादा बढ़ी, तब सेंटर स्टेट रिलेशंस पर राज्य और केंद्र सरकारों की काफी सारी कमेटियां आई और इन्होंने सेंटर और स्टेट्स के अलग अलग पहलू, चाहे वो ऑल इंडिया सर्विस हो, गवर्नर हो, चीफ मिनिस्टर हो, इमरजेंसी प्रावधान हो, हर किसी प्रावधान के बारे में कोई ना कोई सुझाव इन केंद्र और राज्यों पर आधारित समितियों ने दिए हैं और ये सारे आपके लक्ष्मीकांत की किताब में दिए हुए हैं। बट परेशानी क्या होती है, ज्यादातर बच्चे लक्ष्मीकांत की लैंग्वेज से इसको समझ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते। तो आज ये सारी की सारी रिकमेंडेशंस मैं आपके लिए हैंड रिटन माइंड मैप के फॉर्म में लाई हूं, माइंड मैप नोट्स के फॉर्म में। ये मेरे खुद के नोट्स हैं जब मैंने इस टॉपिक को प्रिपेयर किया था अपने एग्जाम के लिए। आपको भी हर एक कमेटी पर ऐसे ही माइंड मैप बना के रखने हैं उसके रिकमेंडेशंस पर, लेकिन उससे ज्यादा ये जरूरी है कि आप हर एक उस सुझाव पर ध्यान दें कि कौन सी कमेटी ने क्या बोला, ताकि आप उसे एग्जाम में मेंशन कर सकें। और इसके भी जरूरी तरीके, कौन सी कमेटी से क्या ले सकते हैं, क्या छोड़ सकते हैं, इस पर भी आज हम डिस्कशन करते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे डिस्कशन पर। और सेंटर स्टेट यानी केंद्र राज्य के मुद्दों पर जितने आयोग, जितनी समितियां आई हैं, सबके सुझावों को एक बार में चलिए आज हम निपटा देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। सबसे पहले थोड़ा अगर इंट्रोडक्शन दें हम, तो देखिए 1960s में एक प्रशासनिक सुधार आयोग यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बिठाया गया था। और ये किसके नेतृत्व में बिठाया गया था? ये बिठाया गया था मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1968 में। जैसा कि आप देखते हो, इनको बोला गया था कि आपको केंद्र और राज्य के अलग अलग रिश्तों की जांच करनी है कि इनके रिश्ते कैसे चल रहे हैं, क्या सारी चीजें चल रही हैं। और इसलिए प्रशासनिक सुधार ने अपने अंदर एक स्टडी टीम बिठाई थी मुद्दों को पढ़ने के लिए, जो कि एनसी सेतलवाद के द्वारा लीड किए गए थे। और इस प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था कि जैसा हमारे संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 263 के तहत एक अंतरराज्यीय परिषद बनना चाहिए, वैसा एक परिषद माई बाप क्यों नहीं बना, तो ये अंतरराज्यीय परिषद बनाइए। अब आप देखोगे ये अंतरराज्यीय परिषद की बात सिर्फ और सिर्फ एआरसी नहीं कर रहा, पहला एआरसी नहीं कर रहा, सरकारिया भी करेगा, उसके पहले राजमन्नार आयोग भी करेगा, राइट। तो बहुत सारे कमीशन इसकी बात करेंगे, लेकिन मुख्य तौर से अंतरराज्यीय परिषद बनाना चाहिए, ये किसने बोला है? एआरसी और सरकारिया कमीशन। ये दो आपको हमेशा इसमें ध्यान रखना है। कभी आप एग्जाम में मेंशन कर सको तो अंतरराज्यीय परिषद के क्वेश्चन में मेंशन कर देना। इसके साथ साथ एआरसी ने यह भी कहा कि राज्यपाल को लंबा अनुभव होना चाहिए जनजीवन में, प्रशासन में, और इसके साथ साथ राज्यपाल तटस्थ होना चाहिए, नॉन पार्टिजनशिप राज्यपाल प्रैक्टिस करे। तो राज्यपाल का जब आप कंक्लूजन लिखो, गवर्नर का कंक्लूजन लिखो, निष्कर्ष लिखो किसी उत्तर में, तो आप ये लिख सकते हो एआरसी के हिसाब से, इसको ध्यान रख लो। इसमें पुंची कमीशन ने भी कुछ बड़ी बातें बोली थी जिसको देखेंगे। इसके साथ साथ एआरसी ने यह कहा कि ज्यादा से ज्यादा ताकतें राज्य सरकारों को दी जाए, यानी कि राज्य सरकारों को धीरे धीरे स्वायत्त बनाने के लिए ज्यादा ताकतें दी जाएं। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ये भी कंक्लूजन के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके साथ साथ एआरसी ने यह भी कहा कि ज्यादा वित्तीय संसाधन राज्यों को दिए जाए, राइट। और इसके साथ साथ इन्होंने यह भी कहा कि जो केंद्रीय सशस्त्र बल हैं वो एक या फिर कुछ रीजन्स में, राज्यों के रीजन्स में भी हम लगा सके। ये इंप्लीमेंट हो चुका है पहले ही, ये बेसिकली आपका इसका क्रियान्वयन हो चुका है, तो उसको आप छोड़ सकते हो। अगला देखिए मैंने क्या माइंड मैप बनाया था, उसका हिंदी वर्जन मैं आपके लिए यहां पर बनाती जाऊंगी। एआरसी के बाद एक तमिलनाडु सरकार का राजमन्नार आयोग आया था जो 1969 में आया। राजमन्नार आयोग ने क्या बातें कही? देखिए तमिलनाडु सरकार उस टाइम केंद्र सरकार से बड़ी नाराज थी, तो ये लोग यहां पर कुछ सुझाव देंगे। पहली बात तो राजमन्नार आयोग ये बोलता है कि क्यों भारत में इतना केंद्रीकरण हुआ है, इसके क्या कारण है। इसको आप एक आंसर से मैच करके बोल सकते हो कि हाँ केंद्रीकरण क्यों हुआ है, इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम ये सारी चीजें कर सकते हैं जो कि राजमन्नार आयोग कारण की तरह बता रहा है। क्या क्या कारण है? देखिए राज्यों के वित्तीय निर्भरता केंद्र पर जब तक रहेगी तब तक राज्य स्वायत्त नहीं हो पाएंगे, राज्य को ताकत नहीं मिल पाएगी, ये राजमन्नार आयोग कह रहा है।
साथ साथ राजमन्नार ये आयोग ये भी कह रहा है कि योजना आयोग ने केंद्रीकरण चीजों का करने की कोशिश की है, तो योजना आयोग का एबॉलिशन करो, और वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। इसके साथ साथ राजमन्नार आयोग ये भी कह रहा है कि केंद्र सरकार को विशेष ताकतें दी गई हैं, जैसे कि आर्टिकल 249 से 249 से 253, जिसके तहत केंद्र को राज्य के विषयों में विशेष ताकतें प्रोवाइडेड हैं, और जब तक ये विशेष ताकतें नहीं हटेंगी तब तक केंद्र अपनी मनमानी करते रहेंगे। और फिर राजमन्नार आयोग ने कुछ सुझाव दिए। देखिए, इन्होंने बोला वित्तीय आयोग को एक स्थायी निकाय की तरह बनाया जाए। वित्तीय आयोग अभी संविधान के आर्टिकल 280 के हिसाब से हर 5 साल में बनाया जाता है, लेकिन ये डिबेट जो राजमन्नार आयोग ने बोला ये आज तक कंटिन्यूड है। इसलिए ये आपको यहां से लेना है कि वित्तीय आयोग को एक स्थायी निकाय बनाए। जब भी आप आंसर में ऐसा लिखते हैं तो उसके आगे ब्रैकेट में लिख दीजिए राजमन्नार आयोग रिकमेंडेड, राजमन्नार आयोग के सुझाव के हिसाब से, तो आपको एक्स्ट्रा आधा मार्क मिल जाएगा और आपका काम हो जाएगा। इसके साथ साथ राजमन्नार आयोग ये भी बोलता है कि योजना आयोग हटाओ और इसके बजाय एक वैधानिक निकाय लाओ। तो इसके सुझाव के हिसाब से आप बोल सकते हो कि नीति आयोग को वैधानिक मान्यता दी जाए। भाई साहब, ये भी आंसर में लिखा जा सकता है। इतना ही नहीं, राजमन्नार आयोग बोल रहा है आर्टिकल 356, 357, 365 हटा दो। कुछ एक्सट्रीम बातें भी ये लोग बोल रहे हैं, क्योंकि विपक्ष की सरकार का बिठाया हुआ आयोग था, तो इसलिए इस टाइप की बातें कर रहे हैं। तो ठीक है, वो सब तो सही बात है, मतलब विपक्ष की सरकार तो ऐसी बोलेगी। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि स्टेट की मिनिस्ट्री, राज्य का मंत्रालय सरकार के प्लेजर के हिसाब से, गवर्नर यानी कि राज्यपाल के सिद्धांत के हिसाब से, आनंद के हिसाब से चलता है। इसको हटा दो, इस प्रावधान को, राइट। और ये डिबेट आप देखो अभी चल भी रही है। तमिलनाडु राज्यपाल बनाम तमिलनाडु राज्य सरकार का एक निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें राज्यपाल की विवेकाधीन ताकतों को सीमित किया गया, जो कि आर्टिकल 200 में दी गई है, राइट। और इसके लिए बाद में राष्ट्रपति द्वारा एक रेफरेंस, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आर्टिकल 143 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास भी गया। तो इस तरीके से आप इस आर्ग्यूमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, ये मत बोलना, राजमन्नार आयोग ने ये भी बोला है कि अखिल भारतीय सेवाओं का उन्मूलन कर दो, ऑल इंडिया सर्विस, IAS, IPS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हटा दो, ये एक्सट्रीम हो जाएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन यहां से आप ये बातें जो आपके लिए साइड में मैंने निकाली अपने माइंड मैप से, ये जरूर आप लिख सकते हैं। अगर आप अपने नोट्स में खाली इतना भी लिख दें तब भी यहां पर काफी हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या होता है, पंजाब में खालिस्तानी मुद्दा बढ़ रहा था, तो खालिस्तानी मुद्दे के टाइम पर आनंदपुर का एक प्रस्ताव आता है 1973 में। आनंदपुर का प्रस्ताव तो कुछ अलग ही बात बोलता है, ये तो अलग ही कहानी चला देते हैं। ये बोलते हैं कि केंद्र के पास रक्षा के, कम्युनिकेशंस के, करेंसी के, और इसके साथ साथ केंद्र के पास विदेशी मुद्दे, इनकी ताकतें रहें, बाकी सारी ताकतें, बाकी सारे विषय राज्य को दे दो। क्या भारत सरकार कभी ऐसा करेगी? कभी नहीं ऐसा होगा भारत में। ऐसा असल में हमारे यहाँ पर ब्रिटिश टाइम पीरियड पे होता था, लेकिन इसको आप जीएस पेपर 2 में ना डालकर जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा में इस कमेटी के सुझाव को इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? ये कहकर कि कैसे पंजाब में खालिस्तानी मुद्दा यहाँ पर जोर डाल रहा था, और कैसे राज्य सरकार भी देश की एकता और अखंडता के खिलाफ बात करने लगी थी। आनंदपुर प्रस्ताव लाकर शिरोमणि अकाली दल भी कैसे खालिस्तानी मुद्दे को तूल दे रही थी। इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए आप आर्ग्यूमेंट के ब्रैकेट में आनंदपुर प्रस्ताव की बातें लिख सकते हो, तो इसको ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल में देखो कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो वेस्ट बंगाल सरकार भी अपना एक मेमोरेंडम लाती है और केंद्र सरकार को 1977 में ये मेमोरेंडम देती है। इसके हिसाब से ये भी कुछ ऐसी बात करते हैं जो कि आनंदपुर प्रस्ताव बोल रहा है कि रक्षा, विदेशी मुद्दे, मुद्रा और पैसा, इन सब की बातें ये सब केंद्र के पास रहें, बाकी सब राज्य के पास चले जाएं। ये तो कभी नहीं होगा ऐसा, तो ये कभी नहीं लिखना। 356, 370, 357 ये रिपील हो जाएं। इस तरीके की एक्सट्रीम बातें आपको कभी मेंशन नहीं करनी है। लेकिन इसके साथ साथ आप देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पर की गई हैं। जैसे वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम ने कहा है कि जितना भी पूरा राजस्व केंद्र को मिल रहा है, इस राजस्व में से 75% पैसा राज्य को मिले। आप इस सुझाव को लिख सकते हो कि राज्य सरकारें ज्यादा पैसा केंद्र से मांगती हैं, इसलिए राज्य सरकारों को ज्यादा वित्त दिया जाना चाहिए। जैसा कि वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम के द्वारा वेस्ट बंगाल सरकार 1977 में मांग रही थी, टोटल पैसे का 77%, 75% का सुझाव दिया गया था। इस रिकमेंडेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके बाद एक केंद्र राज्य आयोग बिठाया गया जिसे सरकारी आयोग कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है
और देखिए जैसे मैंने इसमें सिस्टमैटिक इंग्लिश में बनाया है हिंदी मीडियम बच्चों वालों को, ऐसे ही सिस्टमैटिक आपको हिंदी में माइंड मैप बनाना है इसका, क्योंकि सरकारी आयोग और पुंछी आयोग की हर एक कहीं ना कहीं सुझाव आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए सरकारी आयोग के टाइम पर इंदिरा गांधी की सरकार थी जो बहुत मजबूत थी, तो इसलिए सरकारी आयोग के सुझाव ज्यादातर सलाहकार की तरह एडवाइजरी सुझाव है, लेकिन ये एडवाइजरी सुझाव आपको काम जरूर आ सकते हैं। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति व भूमिका, ये आज भी हमारी डेमोक्रेसी में एक विवाद की तरह बना हुआ है, और इसमें कहा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, लेकिन राज्यपाल को इसके लिए उपराष्ट्रपति से परामर्श लेना चाहिए और लोकसभा के अध्यक्ष से भी परामर्श लेना चाहिए। बहुत ही अच्छा रिकमेंडेशन है, आप इसे ऐसा का ऐसा जब गवर्नर का क्वेश्चन आता है ऐसा का ऐसा डाल सकते हो और ब्रैकेट में लिख सकते हो एज रिकमेंडेड बाय सरकारी आयोग। इतना ही नहीं, यहां पर आप आर्टिकल 356 की बात भी कर सकते हो कि आर्टिकल 356 के अंदर जो विवेकाधीन ताकत है उनको कर्टेल किया जाना चाहिए। यही बात हमारे SR बोम्मई केस ने भी कही थी, जिसके बाद आर्टिकल 356 को लगाने के लिए निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए और इन निर्देशों के हिसाब से केंद्र सरकार की ताकत लिमिट भी की गई है, सीमित भी की गई है, राइट। इसके साथ साथ राज्यपाल को राज्यों के मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये बात भी यहां लिखी गई है, इसको भी आप एज इट इज आंसर में लिख सकते हो। इसके साथ साथ विधेयी ताकतों पर भी कुछ सुझाव दिए गए हैं। जैसे विधेयी ताकतों पर दिया गया है कि अगर आप केंद्र प्रायोजित स्कीमों को राज्यों में लागू कर रहे हैं, यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को लागू कर रहे हो, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए आमतौर पर सेंटर पैसा देता है 60% और राज्य पैसा देते हैं 40%, लेकिन इन केंद्र प्रायोजित प्रदेशों की वजह से, स्कीमों की वजह से राज्य पर बोझ, वित्तीय बोझ बढ़ जाता है। तो ऐसे केस में इस राज्यों के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए केंद्र द्वारा मदद की जानी चाहिए। देखो आप कितना सही है, राइट। केंद्र इसमें मदद करे और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर हेल्प राज्यों को प्रोवाइड करे। आसान है, या आप फाइनेंशियल जितनी भी आपकी राज्यों की सिचुएशन आए, इस पर कोई सवाल आए, फिस्कल फेडरलिज्म पर आए, वित्तीय संघवाद पर आए, वहां आप इसको आराम से लिख सकते हो। इसके साथ साथ प्रशासनिक मुद्दों में यह किया गया है कि सेंटर को अपनी सशस्त्र बलों को राज्यों की मंजूरी के बिना नहीं डिप्लॉय करना चाहिए। जनरल सा स्टेटमेंट है, कहीं भी आप लिख सकते हो, बढ़िया बैठेगा। इसके साथ साथ केंद्रीय एजेंसियों की भूमिकाएं हैं जो राज्य में बैठी हैं, उनकी भूमिकाओं को परिभाषित करना चाहिए। जैसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी आजकल आतंकवाद को रोकने के लिए, आतंकवाद पर कार्रवाई करने के लिए राज्यों में काम करता है, लेकिन अगर ये परिभाषित नहीं होगा कि केंद्रीय जांच एजेंसी क्या कर रही है या क्या करना चाह रही है, तो यहाँ उसका दुरुपयोग भविष्य में किया जा सकता है, राइट। इसके साथ साथ वित्तीय ताकतों के बारे में बताया गया कि फाइनेंस कमीशन लगातार वित्तीय जो आयोग है वो अपना डिवोल्यूशन बढ़ाए। वित्तीय आयोग ने डिवोल्यूशन बढ़ाया भी है राज्यों के लिए। जैसे आपका जो 14th फाइनेंस कमीशन था, वाई.वी. रेड्डी द्वारा नेतृत्व किया गया, उसने बोला कि राज्यों को केंद्र का टोटल 42% पैसा मिलना चाहिए जो भी केंद्र के हाथ में आ रहा है टैक्स के द्वारा, राइट। फिर 15th फाइनेंस कमीशन ने जम्मू कश्मीर बनने पर इसको 1% तक कम किया, जम्मू कश्मीर के बनने की वजह से, लेकिन तब भी फाइनेंस वैसा का वैसा बना रहा। हालांकि सेस और सरचार्ज यूज करके ये इफेक्टिवली प्रभावी तौर से कम है, लेकिन तब भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मुद्दा, एक इंपॉर्टेंट कदम तो उठाया गया, राइट। इसके साथ साथ अखिल भारतीय सेवाओं का नियुक्ति और उनका आवंटन कहां कहां राज्य में किया जा रहा है, इसकी समीक्षा की जाए। ये एज इट इज आप लिख सकते हो जब भी अखिल भारतीय सेवाओं पर या फिर संघवाद पर कोई सवाल आता है, और ब्रैकेट में लिख सकते हो सरकारी आयोग, है ना। इसके साथ साथ आप ये लिख सकते हो कि जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनका इस्तेमाल आधिकारिक संरचना, आधिकारिक संचार, ऑफिशियल कम्युनिकेशन में बढ़ाया जाए। ये भाषा को बढ़ावा देने के लिए, भाषाओं को बचाने के लिए अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं को ऐसा किया जा सकता है सरकार द्वारा, राइट। तो ये जब आप इंडियन सोसाइटी में कुछ लिख रहे हो भाषाओं को बचाने के लिए, तब भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। और अंतर्राज्यीय विवादों से निपटने के लिए कुछ जो राष्ट्रीय विकास आयोग है उसका नाम राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास आयोग कर देना चाहिए। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, ये हमने यहाँ पर देख ली, ये हमारा सरकारी आयोग है। इसके बाद देखिए दूसरा, केंद्र और राज्य के रिश्तों पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया MM पुच्छी आयोग। MM पुच्छी आयोग को कुछ रेफरेंस दिया गया कि ये तुम्हारे सोचने के, विचार करने के इलाके हैं, इन पर विचार करके बताओ। तो ये लिखना तो जरूरी नहीं, लेकिन एक बार सुन लो ध्यान से मेरे नोट से। देखिए क्या विचार करने के लिए बताया गया कि केंद्र का जब सांप्रदायिक हिंसा होती है राज्यों में, तो केंद्र की क्या भूमिका रहेगी। साथ साथ ये बताया गया
कि टैक्स और लिंकिंग ऑफ रिवर्स जैसे सब्जेक्ट पर समीक्षा कीजिए। साथ साथ ये भी बताया गया कि केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसियों की क्या भूमिका है, उस पर विचार कीजिए। केंद्र और राज्य के रिश्तों से पंचायती राज में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या ये जुड़ाव है, इस पर विचार कीजिए। अंतर्राज्यीय व्यापार पर विचार कीजिए, है ना, पंचायती राज से जुड़े और मामलों पर विचार कीजिए। तो अलग अलग ऐसे मामलों पर विचार करने के लिए कहा गया, जिससे एमएम पुंची ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव यहां पर दिए थे। सबसे पहले एमएम पुंची ने एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस दिया, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस सरकार बनाने के लिए, देखिए जब भी राज्य सरकार बननी होती है चुनाव के बाद, तो राज्यपाल के ऊपर होता है कि वो कौन सी सरकार को न्योता देंगे सरकार बनाने के लिए। बहुत बार राज्यपाल यहाँ पर अपने से जुड़ी पार्टियों को न्योता देते हैं और जो पार्टी चुनाव में जीती उसको न्योता नहीं देते। बहुत बार ऐसी धांधलेबाजी देखी गई है, जैसे कुछ साल पहले कर्नाटका में देखी गई थी। तो इसके लिए पुंची आयोग आपको एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस दे रहा है। ये बहुत जगह आपको मेंस के एग्जाम में काम आ जाएगा। जैसे कि अगर एक प्री पोल अलायंस यानी कि चुनाव के पहले एक गठबंधन बना और इस गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिली, तो आप इस गठबंधन को बुलाएंगे सरकार बनाने के लिए। अगर ऐसा कोई गठबंधन नहीं है लेकिन एक पार्टी है सिंगल जो कि यहां पर चुनाव जीती है, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यहां पर जो भी हुई है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला है, मतदान मिला है, इसको आप बुलाएंगे सरकार बनाने के लिए। अगर ऐसा कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं है, इसको सीटें नहीं है राज्य की विधानसभा की आधी सीटें प्राप्त, तो ऐसे केस में चुनाव के बाद जो गठबंधन बना है यानी कि पोस्ट पोल जो अलायंस है, इसको यहां पर बुलाया जाएगा सरकार बनाने के लिए। अगर चुनाव के बाद भी यहां पर गठबंधन नहीं है, तो ऐसी पार्टियां जो कि यहां पर सरकार बना रही हैं, चुनाव के बाद यहां पर इन्होंने गठबंधन बनाया आपस में और मिलजुल कर सरकार बनाना चाहती हैं, उसकी इच्छा जाहिर की गई है, तो आप इन पार्टियों को प्राथमिकता देंगे। फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कोई गठबंधन बनाने में दिक्कत हो राजनीतिक तौर पर, तो कोई ऐसा गठबंधन ना बनाया जाए। तो अगर इन चारों में से कुछ भी नहीं है, लाइन से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आखिर में आप उस हितधारक का समर्थन करेंगे जो कि सरकार बना सकता है, लेकिन इसको बाहरी समर्थन किसी और पार्टी द्वारा दिया जा रहा है, राइट। जैसे चौधरी चरण सिंह को 1979-80 में कहा गया था मोरारजी देसाई सरकार के बाद कांग्रेस द्वारा कि हम तुमको बाहर से समर्थन दे रहे हैं। हालांकि समय आने पर फिर वो समर्थन खींच भी लिया था और फिर इंदिरा गांधी खुद ही आ गई थी सरकार में, लेकिन हाँ इस तरीके से समर्थन दिया जाता है, तो आखिर में इसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगर इसमें से कुछ भी नहीं हो सकता तो फिर बात है कि चुनाव दोबारा करवाएं या राष्ट्रपति शासन लगाएं, उसके बाद की बात है। लेकिन ये ऑर्डर यहां पर फॉलो होना चाहिए, ये पुंची कमीशन बोल रहा है, जो बहुत बढ़िया ऑर्डर है, ठीक है। इसके साथ साथ राज्यपाल की नियुक्ति के लिए देखिए संवैधानिक सभा में भी डिस्कशन हुआ था, बहुत यहां पर दिमाग लगाया गया था और आखिर में यह कहा गया कि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा आनंद के सिद्धांत के हिसाब से नियुक्त किया जाएगा। लेकिन इस समय पर भी यहां पर ऑब्जेक्शंस रेज किए गए थे और यह कहा गया था कि इस बात को सुधारिए, यहां राज्यपाल के लिए प्रमुख तौर से आप जेंटलमैन्स अग्रीमेंट के हिसाब से व्हाइट एंड ब्लैक में प्रावधान लाइए, जिससे कि राज्यपाल अपने ऑफिस का दुरुपयोग नहीं कर पाए, राइट। तो इसके लिए प्रावधान क्या हो, इसके लिए एमएम पुंची कमीशन भी साफ साफ बता रहा है कि राज्यपाल वो व्यक्ति होना चाहिए जो कि राज्य की राजनीति से लगातार 2 साल के लिए दूर रहा हो, राइट। इसके साथ साथ राज्यपाल यहां पर वो व्यक्ति होना चाहिए जिसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी हो, क्योंकि असल में सरकार तो मुख्यमंत्री के हाथ में है। अगर मुख्यमंत्री राज्यपाल में लगातार विवाद होगा, जैसे अभी हो रहा है तमिलनाडु में या वेस्ट बंगाल में या दूसरे विपक्ष के राज्यों में, तो लगातार परेशानी बनी रहेगी। तो दैट्स वाई इस तरीके के प्रस्ताव आते हैं। आखिरी में कहा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति द्वारा यानी कि एक कमेटी द्वारा की जानी चाहिए। और देखिए इस समिति में कौन कौन होगा, इस समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और उस प्रभावित राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, राइट। यानी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, पीएम, स्पीकर ऑफ लोकसभा और जो स्टेट है जिसकी बात हो रही है, जहां नियुक्ति की बात हो रही है राज्यपाल की, उसका सीएम भी इन्वॉल्व रहेगा। इस तरीके से एक 4 सदस्यीय समिति के द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाए। ये बहुत अच्छा एक कंक्लूजन हो सकता है, बहुत अच्छा एक रिकमेंडेशन है। आप राज्यपाल का कोई भी आंसर आता है उसमें लिख सकते हो, क्योंकि राज्यपाल का बहुत हद तक प्रोबेबल है कि सवाल पूछा जाए, क्योंकि राज्यपाल की वजह से बहुत सारी राजनीति भारत में हो रही है अभी भी, राइट। और राज्यपाल को हटाने के लिए भी ये प्रावधान दिए गए। राज्यपाल को हटाने के लिए एमएम पुंची कमीशन बोलता है, जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए केंद्र में यहां इंपीचमेंट का
प्रावधान है, यानी महाभियोग का प्रावधान है, वैसे ही राज्यपाल को हटाने के लिए राज्य में राज्य के विधानमंडल द्वारा हटाए जाने के प्रावधान संविधान में संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े जाने चाहिए। देखो कितनी बढ़िया बात बोल रहे हैं, है ना, कितने सुंदर सुझाव दे रहा है आपको। आंसर आपका यहीं से बन जाएगा, आधा तो राज्यपाल पर, राइट। तो ये हमारा कुछ डिस्कशन हुआ एमएम पुंची कमीशन, सरकारी आयोग, आपका एआरसी, राजमन्नार, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम, सब पर एक छोटा सा डिस्कशन। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। मेरे नोट्स की शक्ल पर मत जाइएगा प्लीज़, ये थोड़े से हैफेजार्ड हैं, लाइटिंग कम थी जब इनका फोटो लिया गया, कुछ इग्नोर कीजिएगा, कुछ बातें अगर साइड में रखी गई हैं तो कोई नहीं। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे जुड़े रहिएगा। और ऐसे कौन से टॉपिक्स पर, छोटे छोटे आपके टॉपिक्स को आपको मेंस में और मदद चाहिए एक साथ डिस्कशन के लिए, बताइएगा ज़रूर। और इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा या फिर इसी को सेव कर लीजिए। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ साइड में लिख दिया, जो भी काम का है, तो आप इसी को स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में इसी का फोटो ले सकते हो, तो काम आ जाएगा। उत्कर्ष यूपीएससी पर पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू सो मच।